हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू CHO सॉल्यूशन और एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस अंजलि। तो मैं इनका थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ। ये जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने CRE एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है और साथ में इन्होंने MP ग्रुप 5 भी क्रैक किया हुआ है। तो चलिए इनसे इनकी जर्नी जानते हैं। साथ में इनसे हम पूछेंगे कि इनकी प्रिपरेशन क्या था, इनकी डेली रूटीन क्या था, इन्होंने कहाँ से तैयारी की, क्या इनका एजुकेशन है। तो आज सारी इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को पहले लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अंजलि, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक साथ दो एग्ज़ाम निकाले हैं। तो कुछ अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। जी। मेरा इंट्रोडक्शन में, मेरा नाम अंजलि चैरपे है। मैं प्रॉपर छिंदवाड़ा से हूँ और बेसिकली 12th तक मैंने अपनी एजुकेशन वहीं से कंप्लीट की है। देन मैं भोपाल शिफ्ट हुई, अपना ग्रेजुएशन मैंने भोपाल से कंप्लीट किया। उसके बाद 2 इयर्स मैंने प्रिपरेशन करी और साथ में मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करी। देन मेरा फाइनली सिलेक्शन हो चुका है अब। ओके, तो अंजलि आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। मैंने अपना ग्रेजुएशन है वो बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से किया है। ओके। 3 इयर्स का ये कोर्स होता है। ओके। और देन मैंने मास्टर्स भी किया है, बायोकेमिस्ट्री मेरी फील्ड रही है, MMLT में। तो अंजलि ये बताओ, आपको जैसे आपने 12th किया, आपका बायो सब्जेक्ट रहा होगा, तो आपको इस लाइन में आने के लिए मतलब किसी ने एडवाइस किया या फिर आपका बचपन से ऐसा इंटरेस्ट था कि मुझे इसमें ही जाना है थोड़ा सा? बचपन से मेरा तो मतलब मेडिकल फील्ड में जाने का इंटरेस्ट था। मुझे भी 12th तक इस फील्ड के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। ओके। बट जैसे मैंने बायो लिया था और मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी ट्राई किया था नीट का, जैसे ओके। सारे स्टूडेंट्स करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बट नहीं हुआ एंड फिर अपने को ग्रेजुएशन भी करना था तो मैंने बहुत सर्च किया, तब मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला ऑनलाइन सर्च करके। देन मैंने कॉलेजेस में बात करी, फिर मुझे कोर्स मेरे लिए बेस्ट लगा तो देन मैंने कंटिन्यू कर लिया। ओके। अंजलि, आपने जो अभी एम्स एग्ज़ाम दिया है तो इसका आपने कब से तैयारी की थी और कितना टाइम आप तैयारी कर रहे थे, मतलब कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे थे? बेसिकली एग्जाम की जैसे नॉर्मल जो प्रिपरेशन होती है वो तो मैं काफ़ी टाइम से 2 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। बट प्रॉपर एम्स के लिए जैसे ही वैकेंसी की अनाउंसमेंट होने लगी थी नवंबर दिसंबर में, ये पता चल गया था कि एम्स में वैकेंसी आने वाली है, तब से मैंने अपनी स्टडीज़ को मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया, एक प्रॉपर शेड्यूल में स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो मिनिमम आपने मतलब पर्टिकुलर कितना टाइम दिया एम्स के लिए, ऐसा कुछ आ, कुछ ईयर्स? ईयर्स तो 2 इयर्स लगभग लग गए, लग ओके। ही जाते हैं। ओके ओके ओके। तो और आपने ग्रुप 5 के लिए कुछ अलग से किया या इसी तैयारी से आपका ग्रुप 5 भी क्वालिफाई हुआ है? नहीं, ग्रुप 5 के लिए और एम्स के लिए मैं एक ही चीज़ पढ़ी, मतलब मेरा सिलेबस एक ही रहा है। हाँ, लेकिन जैसे मॉक टेस्ट वगैरह है वो एम्स के मैंने ज़्यादा प्रेफर करे थे, तो उससे ग्रुप 5 में भी मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई। तो मतलब कुछ उनके क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा मैच होते हैं या फिर प्रॉपर डिफरेंस ही है? जैसे नर्सिंग में तो बहुत हाई लेवल हो जाता है हाँ एम्स का, हाँ। और MP ग्रुप 5 तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। MP ग्रुप 5 का हम कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा कम होता है, एम्स बहुत हाई लेवल में जाके क्वेश्चंस करता है। बट जैसे हमें, अगर हमारा बेसिक्स अच्छा है, ओके। बेसिक्स पे जो हमें मेनली फोकस करना चाहिए, तो हम ग्रुप 5 हो या एम्स हम दोनों क्लियर कर सकते हैं, इजीली ओके। कर सकते हैं। तो अंजलि, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट जो आज तैयारी कर रहे हैं एम्स की, चाहे वो नर्सिंग से हों चाहे पैरामेडिकल से हों, उनके लिए आपका थोड़ा सा डेली रूटीन बताइए, क्योंकि डेली रूटीन हर बच्चा पूछना चाहता है कि जिसने टॉप किया आई थिंक वो 14-14 घंटे पढ़ता होगा या 20-20 घंटे पढ़ता होगा। तो ये थोड़ा सा मिथ भी है और पढ़ते भी हैं। तो थोड़ा सा आप ये क्लियर करिए, आपका डेली रूटीन क्या रहता था, आप कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ, जैसे ये जो है कि 12 घंटे, 12 आवर्स, 14 आवर्स हमने पढ़ा। एक्चुअली पढ़ना पड़ता है, अगर हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं और इस हाई लेवल पे जाकर अगर हम सोच रहे हैं तो हमें पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि हम बिना पढ़े या क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं। ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स हमें डेली रूटीन में पढ़ाई रेगुलर करनी है। एंड मोस्टली जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा, रिविजन। ओके। रिविजन बहुत मस्ट है। आपने जो पढ़ा वो वीकली अगर आप रिवाइज करेंगे तो काफी अच्छा होगा। न्यू पढ़ने से ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि मैं चीजों को रिवाइज करते हुए चलूं। ओके। तो अंजलि, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ बुक्स बता दो। आपने क्या कौन सी बुक से पढ़ा था, क्योंकि बुक्स पर्टिकुलर पूछते हैं बच्चे कि मैम हम कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, और क्या आपने कोचिंग की थी या आपने यूट्यूब चैनल से पढ़ा था या आप सेल्फ स्टडी किए थे, थोड़ा सा बताइए हमारा। बुक्स तो कंपलसरी होती है, जैसे हमें बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे जो बेसिक्स जो मैं कह रही हूँ वो मैंने गोटकर, जो लैब टेक्नीशियन के लिए मुझे लगता है बेस्ट बुक है, वो गोट प्रेफर करी थी। गोट कर। हाँ, गोटकर 2 वॉल्यूम में आती, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा बेस प्रोवाइड करती है। ओके। देन प्रिपरेशन के लिए कोचिंग तो मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, बट जैसे ऑन यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस वगैरह है, जैसे टेस्ट पेपर लाइव एक
यूट्यूब वीडियो है जो राजस्थान से है, मैंने वो ज़्यादा प्रेफर किया था। उनके जो फ्री वीडियोस है वही, सिर्फ उसी से मेरा ये सब क्लियर हो गया। तो अंजलि थोड़ा सा ये बताइए, आप एम्स के एग्ज़ाम में और ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में बेसिकली क्या डिफरेंस था, और जैसे बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको किस टाइप से तैयारी करना चाहिए दोनों एग्ज़ाम्स की? हाँ, वैसे तो कहा जाए तो ग्रुप 5 भी कोई बहुत नॉर्मली अदर स्टेट से अगर हम कंपैरिजन करें जो अदर स्टेट में होते हैं, वैसे उसमें ग्रुप 5 टॉप लेवल पे चलता है। ओके। अदर स्टेट में बहुत इजी वे में क्वेश्चन आते हैं, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आते हैं, बट जो ग्रुप 5 लेता है वो थोड़े डीप जाके क्वेश्चन लेता है। एंड ग्रुप 5 से ज़्यादा डीप मुझे एम्स में लगा। एम्स में अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो ग्रुप 5 से बहुत डिफरेंट होता है। मीन्स आपको 2-3 ऑप्शंस रहेंगे, देन आपको उसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट अलग चूज करने पड़ते हैं, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हम सब के लिए। जैसे अक्सर क्या देखने को मिलता है कि ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम है अदर एग्ज़ाम्स से जैसे कि टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स का अलग आता है। हाँ। हाँ, जीके जो पोर्शन हाँ होता है जी। 25 मार्क्स का, हाँ, उसमें भी हमें प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वैसे तो जीके हम बहुत वास्ट सिलेबस है, अगर हम कवर अप करने जाए सिर्फ 25 मार्क्स के लिए उसे डेली पढ़ना, इट्स नॉट पॉसिबल। बट जैसे उसमें मैथ्स और रीजनिंग जो पोर्शन आता है वो काफ़ी अच्छा 10 to 12 मार्क्स कवर करते हुए चलता है। अगर हमारी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो उस पोर्शन में भी हम अपनी पकड़ बना के चलते हैं। बिकॉज क्वालिफाई करने के लिए मेरे हिसाब से तो दोनों पोर्शन में प्रॉपर हमें प्रॉपर लेना पड़ेगा। अगर आप एक पोर्शन में हो और एक पोर्शन में आपके थोड़े कम आ जाए तो आप तो सिलेक्शन से रह जाते हैं। नहीं, अक्सर होता है ऐसा, क्योंकि ना बायो वाला बच्चा मैथ के क्वेश्चन अक्सर नहीं लगा पाता है। हाँ, हाँ, ऐसा ये रहता काफी होता है। है, स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। बस आपको मैथ्स और अपनी जो रीजनिंग एबिलिटी उस पर थोड़ा और फोकस करना चाहिए। दिन में अगर आप 6 आवर्स पढ़े तो 1 आवर आपको इसको दे देना चाहिए। ओके। तो देख सकते हैं आप लोग, अगर आप 6 आवर अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो 1 आवर आपको अदर सब्जेक्ट को भी देना पड़ेगा, क्योंकि 25 नंबर का आता है ग्रुप 5 में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, तो इनको भी आपको पकड़ करके रखनी पड़ेगी। अगर आपने 70 मार्क्स में से 60 मार्क्स भी ले आए आप अगर अपने टेक्निकल में, और यहाँ पे अगर आपके कुछ भी नंबर नहीं आए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप इसको भी, अदर को भी फोकस ज़्यादा करना है आपको। तो अंजलि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंजलि, अक्सर क्या होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारा नहीं होगा, या कई बार हम लोग जो लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और वो 1-2 बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो उस टाइम पे डीमोटिवेट बहुत होता है। तो आपको भी शायद ऐसा फील हुआ होगा, तो आप क्या करते थे, मतलब उस टाइम पे, या अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, तो थोड़ा सा बताइए आप। हाँ, मोटिवेशन के लिए अगर हम ऐसे पर्टिकुलर ऐसा नहीं डेली बेसिस पे हमें मोटिवेशनल वीडियो देखना है, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो आपकी जॉब, आपके करियर के लिए आपका जो पैशन है वो काफ़ी होता है आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। हाँ, जब हम डाउनफॉल पे जाते रहते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है, हम कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। उस टाइम पे बस हमें अपने आप को लो फील ना करवा के हमें कंटिन्यूएशन करना है। अगर हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है एक टाइम पे जाके हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। और मोटिवेशन के लिए हमारे पेरेंट्स जो सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। हमें मोटिवेट करते हैं। मतलब आप गिव अप नहीं करना है कि हाँ, गिव अप नहीं करना है और अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके पैशनेट रहना है। सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना पैशन शो करना पड़ेगा। तो अंजलि ये बताइए, आप जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट था आपकी प्रिपरेशन में, और आप पर्टिकुलर किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे आपकी सक्सेस का, तो बताइए थोड़ा सा। हाँ, ऐसे एक पर्सन नहीं, काफी लोग होते हैं जो हमें पॉइंट पॉइंट पे जाके हमारा मोटिवेशन बनते हैं। जैसे आफ्टर 12th मैंने जब कोर्स सेलेक्ट किया, इस कोर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था और मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी इस कोर्स से या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ज्यादा लोग नहीं थे। तो जब मैं ये चूज कर रही थी मुझे खुद भी सेल्फ डाउट था कि मैं इसमें अपना करियर बना पाऊंगी या नहीं, या कैसे बनाऊंगी, क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला, गाइड करने वाला उस समय कोई नहीं था। बट पापा का सपोर्ट हमेशा रहा। मैंने कहा पापा मुझे ये करना है, पापा ने कहा हाँ करो। कभी ऐसा नहीं रहा कि बेटा ये मत करो, वो मत करो। आफ्टर जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ, अपने होम टाउन छिंदवाड़ा। मैं वहां गई, वहां पापा ने तब भी मुझे कुछ नहीं कहा, मतलब ऐसा कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए, नहीं। फिर कुछ ही टाइम में मैंने वहां से भी स्किप किया कि नहीं पापा मुझे वापस जाना है। पापा उस समय भी रेडी रहे कि हाँ बेटा चले जाओ, मतलब जैसा मैंने कंडीशन रखी पापा हमेशा एक्सेप्ट करे। ये मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा कि मतलब पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई दबाव ना हो के हमेशा सपोर्ट रहा। एंड सेकंड, एक प्रदीप मिश्रा सर है जो गाइडेंस, मतलब मैंने कहा ना मोटिवेट रहना चाहिए, हमें कंटिन्यूएशन रखना चाहिए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। भोपाल में डीएसपी है वो,
ओके। और उनकी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैं कनेक्ट रही हमेशा। काफ़ी कुछ मैंने उनसे भी सीखा, या फिर आप कह सको मैथ्स रीजनिंग की जो मेरी कैपेबिलिटी रही वो उनकी वजह से काफ़ी अच्छी रही। सर ने गाइड तो किया मुझे, उसके साथ साथ वो हमेशा मेरी मोटिवेशन रहे। जब भी मुझे डाउन लगा कि यार मैं, सर मुझसे नहीं होगा या बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि डिग्री कंप्लीट होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था एमपीएमएसयू की डिग्री की वजह से। एंड जॉब का प्रेशर था कि यार इतना टाइम हो गया है, जॉब नहीं है, कुछ करना है। मैंने प्राइवेट फील्ड में भी ट्राई किया, मैं टीचिंग करी, 2 2 ईयर्स तक मैंने टीचिंग फील्ड में किया। उसके बाद टीचिंग के साथ आप पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल जा रहा था, तो तब भी मैं बहुत डिमोटिवेट रही। सर से मैंने कांटेक्ट किया तो सर हमेशा मुझे कहते थे, अंजलि नहीं, तुम कंटिन्यू रखो, एक दिन तुम देखना सब कर लोगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल रही। पेरेंट्स भी मेरे काफ़ी अच्छे रहे और सर ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट रखा। ये बताइए कि जो बच्चे अक्सर तैयारी करते हैं तो वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, मतलब ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो ड्यूरिंग तैयारी पे नहीं करना चाहिए या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए? कुछ बताइए, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। जो मुझे सबसे बिग मिस्टेक लगी, हुँ, हुँ, अपनी फ़ील्ड की, अदर मेडिकल फ़ील्ड की, वो रहती है कि बच्चे जब स्टडी कर रहे होते हैं, वो स्टडी पे फ़ोकस ना करके जॉब जॉइन कर लेते हैं, प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, बहुत कम सैलरी अमाउंट में कहीं भी जॉइन हो जाते हैं। तो इससे उनका बेसिक्स पूरा ख़राब हो जाता है, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे मेन बेसिक्स होता है, वो अपना बेसिक्स वहीं ख़राब कर लेते हैं। एंड देन वो जब पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, किसी जॉब फील्ड में चले जाते हैं, तो फिर वो इधर फ़ोकस उनका हो नहीं पाता है। एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फ्रेंड्स के साथ लगना, मोबाइल अपना यूज़ करना, मोबाइल में ज़्यादा लगे रहना, या फिर बाहरी दुनिया से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रिपरेशन करें तो कुछ टाइम के लिए हमें इन सब से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहता है। जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एम्स की या ग्रुप 5 की, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स हों आपके पास, तो थोड़ा-सा बताइए कि जल्द से जल्द वो जॉइन कर लें या फिर उनकी जॉब जल्दी लग सके। कुछ ऐसी कुछ सीक्रेट टिप्स हों, कुछ ऐसा बताइए? ऐसा कोई ऐसा मैजिकल चीज़ तो नहीं है, जो नॉर्मल रहता है वही है कि सबसे मेन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बेसिक्स नहीं छोड़ने चाहिए। ओके, हमें अपने बेसिक, जो मेडिकल फील्ड है, इसमें अगर हम अपना बेसिक छोड़ देते तो आगे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत हो जाता है, और पर प्रैक्टिकल और जो हम बुक्स में पढ़ते हैं और जो हमें एग्जाम्स में आता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए हमें अपने बुक्स पे ज़्यादा पहले फोकस करके देन हमें प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देन जो मेन रहेगा, कंटिन्यूएशन करना है, मोटिवेटेड रहना है, अपने टाइम टू टाइम आपको स्टडी करनी है, ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े फिर 4 दिन नहीं, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमें प्रॉपर शेड्यूल में स्टडी करनी होती है, और देन फिर हम, जब हमने प्रिपरेशन की है, जब हमने मेहनत की, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं से हमें मिल ही जाता है। अंजलि थोड़ा-सा हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको क्लियर करिए कि आपका बेसिकली किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और आपको कौन-सा मतलब कॉलेज मिला हुआ है? और जब आपका रिज़ल्ट आया, जैसे ग्रुप 5 का आया, एम्स का आया, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? बताइए थोड़ा-सा। हाँ, जैसे अगर ग्रुप 5 की बात करें तो ग्रुप 5 में मैंने लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे क्वालिफाई किया। मेरी मध्य प्रदेश में 11th रैंक रही है उस एग्ज़ाम में। ओके, एंड मैंने मेडिकल कॉलेज ना चूज़ करके मैंने अपनी प्रेफ़रेंस में हॉस्पिटल चूज़ किया हुआ है, इसलिए मैंने लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे वहाँ क्वालिफाइड हुई। और सीआरई की बात करें तो विदाउट एक्सपीरियंस मैंने भरा था, जिस जो कि मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, ओके, और वहाँ पे एक्सपीरियंस बेस पे भी पोस्ट बहुत सारी डिफरेंशिएट थी। मैंने विदाउट एक्सपीरियंस भरा था, तो मेरा जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पर हुआ है, आर्म्ड इंस्टीट्यूट जो है, जो एम्स दिल्ली से ही चल रहा है, ओके। उस कॉलेज में। और जब आपका रिज़ल्ट आया तो आपका क्या रिएक्शन था और फैमिली वालों ने कैसा रिएक्ट किया थोड़ा-सा? ऑब्वियसली जो रिजल्ट, मतलब फर्स्ट फेज में जब रिजल्ट आया था, विदाउट चॉइस फिलिंग था, वो सिर्फ आपको रैंक बताई गई थी ओके, एम्स सीआरई में। हाँ, तो जब मैंने ये किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था कि ऑल इंडिया 163 रैंक पे मैं सिलेक्ट हुई हूँ और मैंने क्वालिफाई कर लिया। बिकॉज जब मैंने एग्जाम दिया था ना, जी, तो जैसे ही मैं एग्जाम देकर थोड़ा बाहर आई, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसके कितने क्वेश्चन, सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार मैंने इसका ये लगाया। उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था शायद मैंने तो हर क्वेश्चन गलत कर दिया है। ऑलमोस्ट मेरे क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि यार रॉन्ग तो नहीं हो गए हैं। फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था कि यार मेरा तो अच्छा गया, वो कह रहे थे ओके ओके, एंड मैं कह रही थी यार नहीं, मेरा उतना अच्छा नहीं जा पा, मतलब इतने अच्छे से मैंने क्लियरली, मुझे कंफर्म नहीं हो रही थी, क्योंकि एम्स के जो क्वेश्चन मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, कि मैं 100% श्योर नहीं हो पा रही थी। जैसे ग्रुप 5 का था तो मैं श्योर थी कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। जैसे मैंने वो एग्जाम दिया था, मैं बाहर आई थी, मैं बहुत श्योर थी कि हाँ मेरा इसमें हो जाएगा। बट एम्स के बाद मेरा ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं रहा था, तो इसलिए एम्स का रिजल्ट मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग रहा। फैमिली के लिए तो बहुत खुशी
ऑब्वियस ही थी कि बहुत खुश हुए कि आपने ऑल इंडिया लेवल पे जाकर इतना अच्छा किया। काफ़ी तारीफ़ें मिली और प्यार तो वैसे मिल ही रहा था, अब प्यार थोड़ा डबल हो गया है। नहीं, ये तो आपकी मेहनत का कमाल है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, और जैसे अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डायरेक्ट मैम आपसे कैसे, मतलब किसी बच्चे को अगर आपसे डाउट रहे या कुछ वो पर्सनल हुँ। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्रिपरेशन कैसे करूँ, तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? इस वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हूँ। ओके। प्रॉपर टाइम पे हम प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो के कमेंट करें, मैं आपको डायरेक्ट मैडम से पूछ के आपके जो भी डाउट रहेंगे उनको क्लियर कराऊंगा। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैम थोड़ा सा आप बोल दीजिए दर्शकों को कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें सर चैनल। के जो चैनल्स है, एक्चुअली मैं खुद भी सर से हमेशा जुड़ी हुई रहती हूँ। जैसे आफ्टर एग्जाम सर के जो अपडेट्स डले वो काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए भी रहे, तो सर के चैनल्स मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत हेल्पफुल रहता है, तो आपको भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो हमें ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहे। आपके और मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो सर से बहुत चैनल है वो काफ़ी यूजफुल रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर। सर से हमेशा कांटेक्ट में रहिए, काफ़ी आपको भी फ़ायदा मिलते रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अंजलि आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल के लिए इतना टाइम दिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम लोग मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, कब कौन सा फॉर्म निकल रहा है, कब कहाँ ज्वाइनिंग होने वाली है, कहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो और ऐसे ही मोटिवेशनल जो भी पॉडकास्ट रहते हैं मैं लाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। थैंक यू सो मच।